नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोर्स। आपने अनुभव किया होगा कि जब हमें दरवाज़ा खोलना होता है, दरवाज़ा बंद करना होता है, या कोई किसी भारी सामान को डिस्प्लेस करना होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ को रखना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फोर्स यूज़ करते हैं। फोर्स में भी या हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। उसको हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो फोर्स क्या है? एक तरह का इफ़ेक्ट है जो कि किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, तो हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि ये बॉडी 50 न्यूटन की है, हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इसको शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक पुश लगाएंगे। अब मान यहाँ पे ये भारी है तो हमें ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। मान लीजिए 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, लेकिन हम करेंगे तो पुश। हम पुश करेंगे इसको तो ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी और यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने क्या किया? एक तरह का पुश अप्लाई किया बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो पुश या पुल ऑन अ बॉडी जो एक इफ़ेक्ट ला सके, है ना, उसकी पोजीशन को चेंज कर सके, तो हम क्या बोलेंगे? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज ना कर पाए, जो किसी बॉडी को पोजीशन को चेंज ना कर पाए। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जितना फोर्स कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को पर लगाएगा, उतना ही फोर्स वो बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाई करेगी, जिसके चलते वो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि हमने एक हाउस का एग्जांपल ले लिया, हाउस ले लिया। अब हमें क्या करना है? हम चाहते हैं कि हम इस पर फोर्स लगाएं। हमने फोर्स लगा दिया। अब ये मैन इस पर कोई फोर्स लगाएगा। मान लीजिए 20-25 लोगों को भी बुला लिया, अभी वो अकेले उठा रहा था, अकेले लगा रहा था फोर्स, लेकिन क्या ये घर डिस्प्लेस हो पाएगा? ये क्या घर अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगा? नहीं, सभी जानते हैं नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये हाउस भी इक्वल फोर्स क्या कर रही है? अप्लाई कर रही है ना, बैलेंस कर रही है। जितना फोर्स ये मैन इस होम पर अप्लाई कर रहा है, हाउस पर अप्लाई कर रहा है, उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये हाउस भी बैलेंस कर रही है। क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। तो इस तरह से जो अप्लाई होने वाला फोर्स है उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज ना कर पाए, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो जैसे अगर हमने घर में कोई टॉय कार ले लिया, तो टॉय कार छोटा सा होता है, बहुत हल्का होता है, तो अगर छोटा सा बच्चा भी उसको पुश करेगा तो वो डिस्प्लेस हो जाता है, मोशन करने लगता है। तो क्या करता है? वो अपनी पोजीशन को तुरंत ही चेंज कर देता है। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो अब उसके बाद हमें पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन में भी हम 3 लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज ग्रेट साइंटिस्ट सर न्यूटन के द्वारा दिए गए। इनकी पूरी लाइफ की अचीवमेंट्स है ये ना। इन्होंने और बहुत सारे लॉज दिए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ हो गया है ना, मोमेंटम का रिलेशन हो गया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन जो पिलर्स हैं ये 3 लॉज हैं पूरी फिज़िक्स के, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पर है तो स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पर है तो वो स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगी, या कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने ये स्केच पेन रख दिया, तो क्या बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे हुए ये अपनी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, जब तक हम इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे ही हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया। या मान लीजिए कोई, इसको हम मोशन करा रहे हैं, है ना, ये तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम इसको फोर्स लगाकर स्टॉप नहीं कर देते, फोर्स लगाकर स्टॉप नहीं कर देते। तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यही लॉ है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग लिख सकते हैं अ बॉडी at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा वही लिख दिया कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है छोटा सा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ में आएगा काम, इसलिए हम पढ़ेंगे उसको। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे छोटा सा, जो कि न्यूटन के द्वारा ही दिया गया।
मोमेंटम. व्हाट? मोमेंटम. अब ये मोमेंटम क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होगा? खुद का मास होगा और खुद की वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो एक टर्म निकल के आता है मोमेंटम का कि वो उसके पास मोमेंटम भी है. तो मोमेंटम कुछ नहीं, मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड मास होता है. मोमेंटम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो कोई भी बॉडी जो मोशन में है, जिसके पास वेलोसिटी है, वो क्या करेगी? उसके पास मोमेंटम भी होगा ही. तो एवरी बॉडी है ना विच इज इन मोशन पॉजेस मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या हो सकता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द मोमेंटम of a body is defined as the product of its mass and velocity. अब मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से. इसे बोलते हैं मोमेंटम. मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से. तो इस तरह से P इक्वल्स टू हो गया m इंटू v. अब ये P क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि किसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही होगी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो इस तरह से अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर भी एक मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो देखिए, मास के लिए केजी हो जाएगी. मास के लिए क्या हो जाएगी? केजी. और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो इस तरह से SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी? मास से केजी और वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड. तो इस तरह से इसकी यूनिट ये हो जाएगी. ठीक, तो हमने पढ़ लिया मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम एक प्रोडक्ट है किसका? मास एंड वेलोसिटी का. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये लॉ का सेंटेंस ये बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं. द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which
द फोर्स एक्ट्स। तो इनका ये लॉ ये कहता है, हमने मोमेंटम पढ़ लिया, मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन जब उस पर कोई फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उस हाँ ना, तो ओवरऑल उसका मोमेंटम चेंज होगा। वो कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कितना फोर्स लगाने के बाद। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा। तो लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या था, साइड में कर लेते हैं इसको। मोमेंटम था हमारा, पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये था मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास मास, इनिशियली मोमेंटम पी आई है, तब जब उसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल यू मान लें या वी वन मान लें, ठीक है। तो स्मॉल यू हम क्या मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ देर के बाद हमने देखा कि उसकी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब ये क्या है, इनिशियल, ये हमारा हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, ठीक। तो अगर चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी एम वी माइनस एम यू, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये लॉ यही कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो जितने टाइम में हो रहा है उसी का चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ये कह सकते हैं, या चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू, अब हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, ये क्या आया, एम वी माइनस एम यू, और टाइम टेकन हमने ले लिया स्मॉल t, ले लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय t। अब हम पिछले चैप्टर में जाएंगे तो हमने ये पढ़ा है कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन, पढ़ लिया है हमने, a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी, मोशन चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू ma, a क्या है, एक्सीलरेशन। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा k ma, यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाता है f इक्वल्स टू ma, f इक्वल्स टू ma, ठीक। तो ये हमें रिलेशन मिल गया इस लॉ से, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ये बोलता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो हमने मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम कैसे निकाला, अगर हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम चाहिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज क्या होता है, चेंज जब हम फाइनल को इनिशियल से माइनस कर देंगे तो वही चेंज आएगा, है ना।
चेंज आ गया। अब हमने यहाँ पर पुट कर दी इसकी वैल्यू mv माइनस एम यू डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, v माइनस यू टी, ठीक। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमने a यहाँ पे पुट कर दिया, f इक्वल्स टू के एम ए, के एक कॉन्स्टेंट है, के यहाँ पर क्या लेते हैं 1, और हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा f इक्वल्स टू एम ए। तो ये हमारा इस तरह से रिलेशन मिल गया सेकेंड लॉ से, और हमने अभी तक पढ़ लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉ ये बोलता है कि हम जितना फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर अप्लाई करेगी। जैसे अगर हम दीवार पर कस के क्या करते हैं, हाथ से मारते हैं, तब क्या होता है, उतना ही पेन हमारे हाथ को होता है ना, उतना ही पेन हमारे हाथ को होता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना फोर्स हमने दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में दीवार ने हमारे हाथ पे अप्लाई किया। तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बना लेते हैं, ये वॉल है और कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसको पुश किया बहुत कस के, तो जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स इसको हाथ पे फील होगा, मतलब पेन फील होगा। तो इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको हाथ को फील होगा। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। तो हमने आज पढ़ लिया बहुत सारी चीज़ें। पहले फोर्स पढ़ा, फोर्स क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें 3 लॉज पढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।